तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट पर। बजट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ामों में आने के 100% चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण और प्रणब मुखर्जी। तो मोरारजी देसाई जो थे वह सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको देख सकते हो। मोरारजी देसाई जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सबसे अधिक संख्या में केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए, जिनमें 5 बजट वार्षिक, 2 अंतरिम बजट शामिल है, जो भारत की राजकोषीय नीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस वर्ष भारतीय रेल बजट और भारतीय केंद्रीय बजट का विलय हुआ? बताइए, किस वर्ष भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 2018। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2017। किस वर्ष भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय हुआ? 2017 है। चलिए आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? राजकोषीय योजना कहा जाता है, या राजस्व बजट कहा जाता है, या वार्षिक वित्तीय बजट का विवरण कहा जाता है, या व्यय रिपोर्ट? वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो निर्मला सीतारमण सबसे इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। निर्मला सीतारमण ने 2020 में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से इसे छोटा कर दिया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? सन 1950, 1961, 1972 या 1991? तो 1961 में हमारा आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट पहले प्रस्तुत किया गया था। पिछले वर्ष के आर्थिक विकास का विवरण देने वाला आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1961 में जारी किया गया था। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को घोषित किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में इसे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट क्लाइव था, या लॉर्ड माउंटबेटन था, या किंग जॉर्ज पंचम था, या जेम्स विल्सन था? तो जेम्स विल्सन थे, जो 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट घोषित किया गया था। यहाँ पॉइंट लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। स्कॉटिश अर्थशास्त्र और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश क्राउन के समक्ष भारत का पहला बजट पेश किया था। विल्सन
भारतीय कराधान प्रणाली की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की भी स्थापना की थी। तो आपकी स्क्रीन पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? वह जवाहरलाल नेहरू थे या आर के षणमुखम शेट्टी थे या सी डी देशमुख थे या मोरारजी देसाई थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहला केंद्रीय बजट पेश किया। वह कब पेश किए थे? 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। यहाँ आपके सामने कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। जैसे कि आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें स्वतंत्रता के बाद देश की वित्तीय योजनाओं के रूप में रेखा प्रस्तुत की गई। चलिए आपके स्क्रीन पर 8वां नंबर क्वेश्चन, जरा इसको बताइएगा। किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में सेवा कर पेश किया? पी चिदम्बरम थे या मनमोहन सिंह थे या यशवंत सिन्हा थे या प्रणब मुखर्जी थे? तो केंद्रीय बजट को में सेवा कर पेश किया वह यशवंत सिन्हा थे। कर आधार पर विस्तार करने के लिए 1994 से 95 के बजट में यशवंत सिन्हा द्वारा सेवा कर की शुरुआत की गई थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे छोटा बजट भाषण पेश करने वाले कौन थे? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे छोटा बजट भाषण केवल 800 शब्दों का था और 1977 में दिया गया था। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर या ऑप्शन बी हीरूभाई मुलजी भाई पटेल या वीपी सिंह थे या मधु धनवटे थे? तो हरिभाऊ मुल्लीजी भाई पटेल थे जिन्होंने 800 शब्दों का सबसे छोटा बजट पेश किया था। हीरूभाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में भारतीय इतिहास का सबसे छोटा बजट भाषण दिया, जिसमें केवल 800 शब्द थे, जिसमें आवश्यक बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत विकसित भारत की परिकल्पना को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए समावेशन के बिना विकास, विकास के बिना समावेशन, या महत्वाकांक्षा और समावेशन के बीच संतुलन, या निर्यात आधारित विशिष्टता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच संतुलन विकसित भारत की परिकल्पना को प्रतिबिंबित करता है। विकसित भारत का उद्देश्य उच्च आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और समावेशी विकास के बीच एक समझौता स्थापित करना है, ताकि सभी क्षेत्रों और समुदाय और सामाजिक समूहों को लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। कर्तव्य ढांचे के 3 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सतत आर्थिक विकास को गति देना, या कृषि सब्सिडी वितरण को सुदृढ़ करना, या आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण करना, या समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कृषि सब्सिडी वितरण को सुदृढ़ करना। चलिए यहाँ हमारे सामने कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं जो बजट 2026 के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं।
पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। दूसरा है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। युवा शक्ति संचालित बजट में कौन सा समूह केंद्रीय भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, या ऑप्शन बी उद्योगपति, ऑप्शन सी युवा और कार्यबल, और ऑप्शन डी विदेशी निवेशक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। युवा और कार्यबल जो है युवा शक्ति संचालित बजट में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए। केंद्रीय बजट 26-27 में युवाओं को विकास के संचालन के रूप में पहचाना गया, जिसमें कौशल विकास, रोजगार सृजन, उत्पादकता में वृद्धि और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन है। बजट 26-27 के अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सब्सिडी बढ़ाना, केंद्र राज्य राजस्व के बंटवारे सुधार करना, नियामक बोझ और अनुपालन लागत कम करना, या कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना। तो नियमित बोझ और अनुपालन लागत कम करना यह 26-27 के उच्च स्तरीय समितियों का गठन का मुख्य उद्देश्य है। उच्च स्तरीय समितियां व्यापार में आसानी और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए विनिमय में ढील, कानूनों के सरलीकरण और अनुपालन में कमी पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन। किस वित्त मंत्री को भारत का ऐतिहासिक 1991 का केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। तो मनमोहन सिंह को दिया जाता है वित्त मंत्री को भारत का ऐतिहासिक 1991 का केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 1991 का बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत की गई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। अस्पष्टता पर कार्रवाई, बयानबाजी पर सुधार मुख्य रूप से किस शासन परिवर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन ए कल्याणकारी केंद्रित शासन, या ऑप्शन बी परिणाम आधारित नीति, या ऑप्शन सी केंद्रीकृत निर्णय लेना, या ऑप्शन डी निजीकरण प्रेरित सुधार। तो बी इज द राइट आंसर, परिणाम आधारित नीति कार्यान्वयन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किन उद्योगों क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ता है? ऑप्शन ए रायपुर अंगुल से विशाखापत्तनम, या बी तालचेर अंगुल से प्रादीपी, या ऑप्शन सी झरिया से हल्दिया, या डी सिगरेनी से काकीनाडा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तालचेर अंगुल से पारादीप। ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ता है। केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्रीय बजट ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग 5 को प्राथमिकता दी गई। ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग 5 नेशनल वे 5 मुख्य रूप से तालचेर और अंगुल के कोयला और खनिज क्षेत्रों और कलिंग नगर के औद्योगिक हब को पारादीप और धर्मरा बंदरगाहों से जोड़ता है। यह जलमार्ग ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक माल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 17, सीतारमण ने 26-27 का बजट पेश करते समय कौन सी साड़ी पहनी थी? ऑप्शन ए मधुबनी साड़ी, या ऑप्शन बी बनारसी साड़ी, या ऑप्शन सी संबलपुर साड़ी, या ऑप्शन डी कांजीवरम साड़ी। तो 26-27 के बजट पेश करते समय वह कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। वित्त मंत्री की कांजीवरम तमिलनाडु की साड़ी थी, जो कि पिछले बजट 25-26 में उन्होंने मधुबनी की साड़ी पहनी थी। इस बार उन्होंने कांजीवरम की साड़ी, जो तमिलनाडु की एक फेमस साड़ी में से एक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया भैया बताइए? तो आपको बताए थे R.K. सड़म शेट्टी ने बनाया, मतलब स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में R.K. सड़म शेट्टी ने पेश किया था। जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया था। कौन? जेम्स विल्सन थे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास। बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए 0.045, या ऑप्शन बी 0.044, या ऑप्शन सी 0.043? इस द राइट आंसर सी। 26-27 में जो राजकोषीय घाटा है वह 0.043 रहने का अनुमान है। चलिए आपसे यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, जबकि 25-26 का संशोधित अनुमान 4.4 था। चलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए कौन से 4 राज्यों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, या ऑप्शन डी केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए चयन किया गया है। वह कौन से 4 राज्य हैं? तो ओडिशा है, केरल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। दुर्लभ खनिजों के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कॉरिडोर बनाया जाएगा। एग्ज़ाम में आएगा कौन से 4 कॉरिडोर हैं जहां पर दुर्लभ खनिजों के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम होगा। तो वह हमारे 4 राज्य उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं। तो थैंक्स दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस हमने करा दिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो टॉप 20 क्वेश्चन और कराएंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक और वीडियोज़ के साथ। थैंक्स।